नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दिसंबर का 10th का जो मैथमेटिक्स का आपका जो असाइनमेंट है इस मंथ का, वो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन वो इसलिए नहीं बताया जा रहा है आपको कि आप इसको देखें और छाप दें और सबमिट कर दें। मतलब आपको आलसी बनाना या आपको कमज़ोर बनाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस असाइनमेंट को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस बार का जो असाइनमेंट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, या बोला जाए प्रमेय, 3 इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेन एग्जाम के दृष्टि से, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम कोई भी शॉर्टकट में नहीं बताएंगे, अच्छे से मैं समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझे और पेपर में सही सही बना के आ पाए। तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही क्या बोला जाता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो आपको थेल्स प्रमेय को लिखिए या सिद्ध कीजिए बोले, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट को दे दिया जाए, कथन को दे दिया जाए। कथन क्या बोलते हैं? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो जो रेखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमको क्या करने हैं? सिद्ध करने हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। तो हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम आप दे सकते हो ए बी सी। ये ABC एक त्रिभुज है। अब हमको क्या करना है? बोला गया है त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? ये जो BC जो भुजा है आपका, ये जो आपका BC भुजा है, इस BC भुजा के समानांतर मैं एक रेखा खींच देता हूं। तो मैंने क्या किया? इस BC के समानांतर यहां से एक मैंने रेखा खींच दिया और इसका मैंने नाम दिया D और E। तो ये जो DE है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसको AB और AC को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमने डायग्राम को बना लिया। तो अब हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिख देना चाहिए दिया है। दिया है क्या दिया है? आपको ये दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है कि BC समानांतर है DE की, क्योंकि बोल ही रहा है कि इसके समानांतर रेखा खींचिए एक भुजा के। तो आप बोल सकते हो कि BC समानांतर DE, ये आपको दे दिया गया है। उसके बाद और क्या लिखा है? अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। तो यहां पर प्रतिच्छेद करने के बारे में बात किया गया है। तो हम उसको भी दिया है में क्या कर देंगे? बता देंगे। तो कैसे बताएंगे? ये देखिए, पहले मैं यहां पर बता देता हूं, फिर मैं लिखूंगा। DE बिंदु A B को D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। उसको भी कहां पर लिखना है? दिया है के अंतर्गत आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये है दिया है करके हमने लिख लिया। अब क्या लिखने हैं? सिद्ध करना है। आपको क्या करने हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करने हैं? जब इस भुजा के समानांतर आपने इस रेखा को खींचा तो ये जो भुजा है AB वो निश्चित अनुपात में बढ़ गया है, दोनों भुजाएं। तो आप ये बोल सकते हो कि AD का जो अनुपात है, मतलब AD बटे DB, AD बटे DB का जो अनुपात है वो बराबर होने वाला है AE बटे EC। तो ये आपको क्या करने हैं? सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रचना। कुछ रचनाएं हमको करने पड़ेंगे, तब हम इस प्रमेय को अच्छे से सिद्ध कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर 2-3 प्रकार से रचनाएं करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सिंपल है वो ये है कि आप क्या करेंगे? D को C से मिला दीजिए और B को E से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आप एकदम बारीकी से अच्छे से मिला देना। तो ये हमने इन दोनों को क्या किया? मिला दिया, बढ़िया सा। अब डायग्राम बहुत अच्छे से बनाए। ये मिड पर अगर प्रतिच्छेद करे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपका डायग्राम। तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा? रचना में लिखना पड़ेगा। यहां से मैं हेडिंग डाल देता हूं, रचना। तो रचना में आप सबसे पहले तो जो किए हैं उसको लिख देते हैं। तो हमने क्या किया? D को C से तथा B को E से मिलाया।
तो ये तो हमने मिला दिया। इतना मिलाने से बस आपका काम नहीं चलेगा, हमको क्या करने पड़ेंगे, हमको 2 बार लंब भी डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो AD है इस पर और यहां पर AE है, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लंब डालने वाले हैं। या फिर आप सिंपली कंप्लीटली पूरा ले सकते हैं कि इस पर हम लोग लंब डाल रहे हैं करके। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक लंब यहां से डाल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं ये D है, तो इसको आप क्या बोल दीजिए M। तो हमने DM लंब खींच दिया है AC पर, और दूसरा लंब हम लोग क्या करने वाले हैं, E से आप लंब डाल दीजिए ये पूरे पर AB पर। तो इसी चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके जस्ट नीचे रचना वाले टॉपिक के अंतर्गत ही इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, DM लंब AC, ठीक है, DM लंब है, इस पूरे AC पर लंब है, इस पर्टिकुलर भुजा पर बस मत देखिए, इस पूरा पर वो क्या है, लंब है। और दूसरा EN बोलना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, N नाम दे देते हैं। तो EN लंब है इस पूरा AB पर, तो EN लंब है AB पर। तो यहां तक आपने रचना भी कर लिया। अब हमको करना है स्टार्ट, इस प्रमेय को प्रूफ करने का स्टार्ट करना है। तो अब हमको हेडिंग दे देना चाहिए उपपत्ति। चलिए उपपत्ति। अब इसका प्रूफ करने का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होगा, ध्यान रखिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 4 बार अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे और उनका अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए कहां है त्रिभुज ADE, तो ये जो त्रिभुज ADE है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार और गुणा में या फिर लंब बोल दीजिए, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो ठीक है, यहां पर आप लंब ले दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज होने लगेगा कि भैया ये ऊंचाई क्या हो गया फिर। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सा होगा, ये ध्यान से समझिए। ये आपका त्रिभुज ADE ये वाला है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका आधार, और ऊंचाई बोलो या फिर लंब बोलो, ये जो EN है वो आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो 1/2 आधार मतलब हमने क्या कहा AD, और लंब मतलब हमने क्या कहा EN, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज हो गया। अच्छा, इसी को ये जो इतना बड़ा हमने लिखा, तो ये जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है उसको हम और कैसे दर्शा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो आप लिख सकते हैं AR और लिख दीजिए ADE, उसके बाद 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो यहां पर एक भूल गया था, इसको हमने क्या कहा था EN, तो यहां पर भी आप लिख दीजिए सिंपली EN। तो हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और कौन सा दूसरा त्रिभुज है, BDE। कहां पर है आपका BDE, ध्यान से देखिए, BDE मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूं डायग्राम में, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा इसलिए। तो ये जो BDE है इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो फिर से लिख देते हैं, अब पूरा ना लिख के मैं सिंपली क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ BDE। तो ये भी क्या होगा, 1/2 आधार गुणित लंब, या फिर क्या बोल सकते हो, ऊंचाई। तो इस केस में आधार कौन सा हो जाएगा, BD, या फिर आप सिंपली उसको क्या बोल सकते हो, DB बोल सकते हो। चलिए इसको आप बोल दीजिए DB, और इसका लंब कौन सा होगा फिर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन कि आधार तो ठीक है आपको समझ में आ गया, अब मैं इसका भी लंब जो है लेने वाला हूं EN। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए, ये जो हमने EN जो लंब डाला है वो यहां पर लिख चुके हैं कि DM पूरा लंब है AC पर और EN पूरा लंब है AB पर। तो इसलिए यहां पर भी उसी लंब के मान को क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये तो लंब यहां से डाला गया है, तो यहां मैंने कैसे ले लिया। तो भाई ये पूरा भुजा तो एक ही भुजा है, सो अगर ये यहां पर लंब है तो वो कहीं पर भी उसको लंब माना जाएगा या लंब होता है वो, ठीक है। चलिए, तो हमने ये 2 त्रिभुज का क्या निकाल दिया है, क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हमने क्या किया, मतलब ये जो AB है, इस पूरा AB को हमने आधार मानते हुए, कॉमन भुजा लेते हुए हमने 2 बार क्षेत्रफल निकाला। हमारा दूसरा टारगेट होगा ये जो AC जो दिख रहा है आपको,
इस AC को फिर से कॉमन भुजा मानेंगे और फिर से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसी प्रकार अब हमको फिर से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं एरिया ऑफ ADE। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो आप पहले से निकाल चुके हैं ADE का क्षेत्रफल, बट यहां पर छोटा सा डिफरेंस है। जब मैंने पहले केस में ADE का क्षेत्रफल निकाला था तो मैंने इसको आधार मान के चला था, लेकिन अब मैं जब ADE बोल रहा हूं तो मैं इस वाले को आधार मान के चलूंगा। तो उस हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, AE, और उसके बाद लंब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब अब काम आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, DM या फिर MD। तो इसलिए आप बोल सकते हो 1/2 AE मल्टीप्लाइड बाय DM, ये हो गया। तो ये एरिया ऑफ ADE। अब एक और निकालना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ DEC। अब एरिया ऑफ DEC, पहले यहां पर डायग्राम में समझ लीजिए कि DEC है कहां पर। ये देखिए DEC मतलब ये वाला जो त्रिभुज आपको जो दिख रहा है ये कंप्लीट, उस त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं। तो फिर से 1/2 आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार कौन सा हुआ, ये वाला, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, EC। अब फिर से लंब कौन सा होगा, आपको पता चल गया होगा कि चूंकि इस वाले भुजा के लिए हमने इसको लंब माना है, तो यही वाला लंब इस पर्टिकुलर भुजा पर भी माना जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो DM। ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, ये वाले भुजा को एक बार आधार मानते हुए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालें, फिर इस वाले भुजा को आधार मानते हुए हमने दो बार त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर में आपने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है इन दोनों का, तो इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, और आपने ये दोनों त्रिभुज जो क्षेत्रफल निकाले हैं इन दोनों का भी आप क्या करिए, अनुपात ले लीजिए। तो हम इन दोनों का फिर अनुपात लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का अनुपात ले लेता हूं। सो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE, तो मान को रख दीजिए। ये देखो इन दोनों का मैं अनुपात ले रहा हूं, मतलब एक दूसरे को भाग दे रहा हूं, समझ लीजिए। तो इसका मान क्या था, एरिया ऑफ ADE का 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाई EN, और 1/2 इसका मान क्या था, DB और मल्टीप्लाइड बाई EN। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये EN और EN क्या हो गया, कैंसल आउट। 1/2 और 1/2 फिर से क्या हो गया आपका, कैंसल आउट। तो अगर फिर से आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है, स्पेस की थोड़ा सा हमको कमी है, इसलिए आप ध्यान दें अच्छे से। तो अब मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE। इसका जो मान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AD/DB बचा, बाकी सब चीज क्या हो गया है, कैंसल। तो AD/DB समीकरण नंबर 1 देके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये दो और एरिया निकाल के रखे थे, तो इन दोनों एरिया को भी मैं क्या करता हूं, निकाल देता हूं। तो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूं और यहीं पर मैं निकाल रहा हूं। मैंने यहां तक आप देख लिए ध्यान से, मैं ये जो एरिया का जो अनुपात निकाला था, क्षेत्रफलों का जो अनुपात निकाला था या फिर मैंने भाग दिया था, उसको मैं काट दिया हूं। अब मैं फिर से ये दोनों क्षेत्रफल जो निकाला था सेकेंड टाइम में, उसको अपन करते हैं। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC। तो इसके राइट हैंड साइड में जो मान है उसको रख दीजिए। तो 1/2 AE मल्टीप्लाइड बाई DM डिवाइडेड बाय, टोटल डिवाइड बाय में लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 1/2 EC मल्टीप्लाइड बाई DM। अब फिर से आप देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसल। DM से DM क्या हो गया, कैंसल। तो फिर से अगर मैं मान लिखना चाहूं यहां पर, एरिया ऑफ कौन सा, ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। तो अब क्या बचा आपके पास, AE/EC, AE/EC। इसको आप क्या बोल सकते हो, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE दोनों का अंश समान है, मतलब सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है, तो वो क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ही। उसके बाद नीचे में देखिए एरिया ऑफ BDE,
एरिया ऑफ BDE, लेकिन यहां पर सेम नहीं है, यहां पर डिफरेंस है। एरिया ऑफ DEC ये ले लिया गया है। तो अगर कैसे भी करके मैं नीचे के भी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफलों को बराबर ला दूं या बराबर सिद्ध कर दूं, तो मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर है ऐसा बोल सकता हूं। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या मैं इन दोनों को बराबर बोल सकता हूं। यस, बोल सकता हूं। कैसे? अब देखिए उन दोनों त्रिभुजों को आप एकदम ध्यान से देखिए। BDE कहां पर है आपका, ये BDE, ठीक है। तो BDE मतलब ये जो त्रिभुज बना आपका ये वाला, ये आपका BDE है। सेम आप देखिए DEC, ये देखिए ये DEC ये वाला त्रिभुज हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो भुजा है DE, ये DE दोनों पर क्या है, उभयनिष्ठ है। मतलब ये जो आधार है ये सेम है, DE आधार दोनों त्रिभुज में आ रहा है। और एक चीज और नोटिस करना पड़ेगा, हमने शुरू में ही बोल दिया था, क्वेश्चन में ही दिया है कि ये जो BC है और ये जो DE है ये दोनों समानांतर है। तो हम एक प्रमेय पढ़ के आए हैं कि दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पर आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ BDE है उसी के जगह में मैं एरिया ऑफ DEC लिख सकता हूं, या फिर एरिया ऑफ DEC है उसके जगह में मैं एरिया ऑफ BDE लिख सकता हूं। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, मैं सेम लिख देता हूं इसी के जैसे। तो कैसे हो जाएगा, मैं यहीं इरेज करके लिख दे रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरिया ऑफ DEC था, चूंकि मैंने प्रमेय बताया उस हिसाब से मैं बोल देता हूं एरिया ऑफ BDE, ऐसा बोल देता हूं। उस हिसाब से ये आपको अगले स्टेप में करना था, ध्यान रखिए मैंने यहीं पर कर दिया, आप उसको अगला स्टेप में बराबर करके लिखते। फिर आप ध्यान दीजिए कि ये समीकरण और ये समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर हो गया, देखिए एरिया ऑफ ADE अंश बराबर हो गया, एरिया ऑफ BDE अपॉन एरिया ऑफ BDE हर भी क्या हो गया, बराबर। कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों समीकरणों के क्या है, बराबर है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा यही थेल्स प्रमेय है या फिर यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो ये था पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने बहुत बार अलग अलग जगह यूज किया है उसको, लेकिन हम आज पाइथागोरस प्रमेय को ही सिद्ध करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन ये बोलता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो वो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बढ़िया सा बना लीजिए आप इस प्रकार से कुछ। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इस समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं, यहां पर देखिए ये एंगल जो है वो आपको 90 दिखना चाहिए। ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये आपको कितना दिखना चाहिए, 90 दिखना चाहिए। कैसे भी करके आपको इतने अच्छे से बनाने हैं कि वो एंगल कितना दिखना चाहिए आपको, 90। तो इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं ABC, और ये कैसा त्रिभुज है बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले अपने को क्या क्या दिया है वो लिख लेना चाहिए। हमारा क्वेश्चन का शुरुआत आप पहले हो सके तो पहले डायग्राम बना लीजिए, या कुछ लोग डायग्राम को साइड में बनाते हैं और बाकी सॉल्व करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले डायग्राम बना देना चाहिए। फिर सबसे पहले हमको लिख देना चाहिए दिया है। क्या दिया है, आपको बता दिया गया है कि ये जो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसे जान गए, क्वेश्चन में दिया गया है समकोण त्रिभुज के। तो ABC एक
समकोण है। और यहां पर ये जो कोण B है, कोण B बराबर समकोण। तो हम ये भी बता दिए हैं कि भाई ये वाला जो है कोण B हम समकोण लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए अब ये तो हो गया। इसके बाद इस प्रमेय को, आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको करना पड़ेगा रचना। ठीक है, तो रचना क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ये जो आपका समकोण त्रिभुज का जो समकोण वाला पार्ट है, उसका जो शीर्ष B है, वहां से हम इस AC पर क्या करने वाले हैं, लंब डालने वाले हैं। तो यहां से आप एकदम अच्छे से इस भुजा पर क्या डाल दीजिए, लंब। तो ये B, तो आप इसको बोल सकते हो D। तो ये आपका अब जो है 90 है, चाहे आप इधर से 90 बोलिए या फिर आप इधर से भी लेके चलेंगे तो वो 90 डिग्री का ही होगा। तो अब हमको यहां पर हेडिंग देना पड़ेगा रचना, और रचना में बोलना पड़ेगा B से AC पर, B से AC पर BD लंब खींचा या डाला। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका BD है ये आपका लंब है AC पर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, रचना के भी बारे में बात कर लिया, तो डायग्राम बना दिए, फिर दिया है लिख दिए, फिर आपने रचना भी कर लिया। अब रचना भी कर लिया तो अब आपको प्रोसेस शुरू करना चाहिए प्रूफ करने का। तो अब हमको हेडिंग देना पड़ेगा उपपत्ति। उपपत्ति, चलिए अब इसका शुरुआत हम कैसे करें। तो इसका शुरुआत हमको यहां पर, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आपको 3 समकोण त्रिभुज दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये जब मैं लंब नहीं डाला था तो आपको ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा था, फिर उसके बाद मैंने ये लंब डाल दिया तो आपको ये वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है और बड़ा वाला। तो 3 समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज और ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज, सेकेंड बार में ये वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज और ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज लेके हमको चलना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ये वाला ADB समकोण त्रिभुज, या आपको अच्छे से लिख देना चाहिए समकोण त्रिभुज ADB तथा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का नाम क्या था, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमने 2 समकोण त्रिभुज लेके चला है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, अब देखिए ये वाला जो समकोण त्रिभुज ADB है, इसमें ये जो कोण D है, कोण D बोले या फिर आप इसको बोल सकते हो कोण ADE बराबर, ये आपको कितना डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का इस छोटे वाले त्रिभुज में। और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का। उसको क्या नाम देंगे हम लोग, कोण ABC। हम पूरा ऐसे लेके चल रहे हैं। तो कोण ADE बराबर कोण ABC बराबर कितना हो गया है आपका, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण हैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस बड़े त्रिभुज में भी आ जा रहा है और इस छोटे त्रिभुज में भी आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोण क्या बोल सकते हो आप, DAB। और पूरे बड़े त्रिभुज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, इस साइड से लेके चलेंगे कोण BAC। BAC पूरा बड़ा वाला लेके चल रहे हैं, इसलिए C तक आपको जाना पड़ेगा। इसमें हम D तक इसलिए रुक गए थे क्योंकि छोटा त्रिभुज लेके चल रहे थे। तो ये दोनों, अब ये क्या है, बराबर हैं। लेकिन क्यों बराबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला छोटा त्रिभुज और उस बड़े त्रिभुज में 2 कोणों को आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप समरूपता वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो जब 2 कोणों को, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण आप बराबर सिद्ध कर देते हो, 2 त्रिभुज है और दोनों के आप 2-2 कोणों को क्या कर देते हो, बराबर सिद्ध कर देते हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। ABC तो ADB समरूप
ABC। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनके जो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो उस हिसाब से हम उनके भुजाओं को लेंगे बराबर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा। AD बटे AB और ये आपका बराबर होगा AB बटे AC के। चलिए अब ये कहां से आया ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हम संगत भुजाओं का अनुपात लिए हैं, लेकिन कैसे लिए हैं वो ध्यान दीजिए। AD, ये देखिए AD, तो AD इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, आधार है। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार है तो आपको उसके बटे में बड़े वाले त्रिभुज का आधार ले लेना चाहिए। तो ये छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये हुआ, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, AB। कैसे हो रहा है आधार, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर मैंने अगर थीटा लिया है तो भाई थीटा ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, बड़े त्रिभुज का लंब। ये बड़े त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण। तो जो बचा वो क्या होगा, आधार। और इस वाले में तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छोटे वाले त्रिभुज में भी देख लीजिए, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, कर्ण तो बड़ी भुजा होती है, तो ये बचा वो क्या होगा, आधार। तो हमने छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार इस वाले साइड में कैसे लिए हैं वो ध्यान से देखिए। AB, अब AB क्या है, ये जो AB है वो इस छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है। AB जो है वो हम छोटे वाले त्रिभुज का क्या मान के चल रहे हैं, उसको कर्ण मान के चल रहे हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है तो उसके अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण। तो बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण तो ये हुआ, तो इसलिए हमने लिख दिया AB बटे AC। तो इसको अब ये क्या है आपका, समानुपातिक भुजाएं, समानुपातिक भुजाएं। ओके, तो आपने इस छोटा वाला त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज को आपने समरूप सिद्ध किया और ये संबंध आपने निकाल के लाया। तो इसी प्रकार क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला छोटा त्रिभुज ले लूं और ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लूं, तो उसमें भी तो वही होने वाला है। कैसे, इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा और ये पूरा बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। मैं कौन कौन से त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC मतलब छोटा वाला, तथा बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC। और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब उन दोनों में देखिए, ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर हम एक और एंगल ले सकते हैं, ये वाला एंगल, दिस वन। तो इस छोटे त्रिभुज का भी ये कोण है और यही कोण जो है वो उस बड़े वाले त्रिभुज का भी है। तो ये दोनों कोण फिर से क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज फिर से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है कि करके लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अब फिर से अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का भी अनुपात फिर से हम ले सकते हैं और बराबर ले सकते हैं। तो पहले अपन लिख देते हैं CD बटे BC और उसके बाद आपको लेना है BC बटे AC। तो ये आपको लेना पड़ेगा और ये भी आपका क्या है, समानुपातिक भुजाएं, समानुपातिक भुजाएं। तो ये आपका समानुपातिक। अब ये कैसे आया है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या लिया, CD बटे BC लिया है, CD बटे BC। अब देखिए ध्यान से देखिए, CD बटे BC। अब ये कैसे हो गया, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक कोण बन रहा है, न्यून कोण। इस न्यून कोण को अगर मैं लेके चलूं तो इस न्यून कोण के लिए ये वाला छोटे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, लंब। तो छोटे त्रिभुज का लंब बटे बड़े त्रिभुज का लंब। तो बड़ा वाला त्रिभुज ये है और इसका लंब कौन सा होगा, ये वाला भुजा हो जाएगा BC। अच्छे से समझ में आया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मैं इसको न्यून कोण लेके चल रहा हूं तो न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है। ओके, तो ये मैंने क्या ले लिया, लंब छोटे त्रिभुज का। अब बड़े वाले त्रिभुज का लंब कौन सा होगा, पहले ही देख चुके थे हम लोग। बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये न्यून कोण है तो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लंब बटे लंब। इस साइड आ जाइए, BC बटे AC। अब BC को समझिए क्या है, BC। तो फिर से BC जो है छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े वाले त्रिभुज का
कर्ण। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। कैसे ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो आप? देखो ध्यान दीजिए, AD और उसके बटे में हम लोग क्या ले रहे हैं? AB को। ये देखिए शुरू के दो AD और इस वाले त्रिभुज के भी शुरू के दो को उसके बटे में ले रहे हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद AB बटे AC करके ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो AB मतलब इन दोनों को लगातार ले लो और इसके बाद एक को छोड़ के ले लो, ऐसा याद रख सकते हो। लेकिन मेन ट्रिक मैं बता चुका हूं कि कैसे लेना है। उसी प्रकार इसमें भी वही वाला ट्रिक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, इधर जो है अलग अलग लेना पड़ता है। ये CD बोलो या DC, तो ये दोनों को ले लिया और ये दोनों को ले लिया। उसी प्रकार अब बीच वाले को छोड़ के हमने ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आधार हमने समानुपातिक भुजाएं को ले लिया। अब हमको क्या करना चाहिए, मैं यहीं पर एडिट कर रहा हूं, इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करके वहीं पर छोड़ देना चाहिए था। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? मैं इसको तिर्यक गुणा कर देता हूं। तो AB और AB का गुणा होगा अगर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? AB का वर्ग, और ये दोनों तिर्यक गुणा में आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो AD और मल्टीप्लाइड बाई AC। तो ये मल्टीप्लाइड बाई AC हो गया। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, BC और BC का गुणा होगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? BC का वर्ग, और बराबर में क्या हो जाएगा? CD और मल्टीप्लाइड बाई आप क्या बोल सकते हो? AC। तो इतना रख के छोड़ना है। इसको आप बोल देना है समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देना है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो मैं ऊपर की जो चीजें हैं उसको मिटा रहा हूं, क्योंकि नीचे अगर मैं लिखता हूं तो शायद आपको ना दिखे। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है का मतलब क्या? लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दीजिए और राइट का राइट में जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो कैसे होगा, आप इस साइड बोल सकते हो या फिर जमा के लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम बोल रहे हैं AD और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई AC, और इसके साथ हमको जोड़ने हैं ये वाला पोर्शन, दैट इज CD और मल्टीप्लाइड बाई AC। ठीक है, और इस वाले साइड में अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AB का वर्ग और उसके बाद आ जाएगा BC का वर्ग। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। तो उन दोनों में AC और AC क्या है आपका? कॉमन है। तो हम AC को क्या ले लेते हैं? बाहर। तो AC को अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? यहां से AC बाहर हो गया तो यहां पर बचा AD। उसके बाद यहां से मैं अगर बाहर लिया तो AD बचा, और यहां से मैं बाहर ले लिया तो ये क्या बचा? CD। ओके, तो अब इधर क्या है? इधर तो सेम ही है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए, AC है और AD प्लस CD, AD प्लस CD, ध्यान दो डायग्राम में, AD प्लस CD। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो वो किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AC, और इन दोनों को ऐड करने से भी मैं बोल सकता हूं AC। तो बराबर हो गया है आपका AB का वर्ग और BC का वर्ग। तो फिर से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो AC और AC क्या हो गया आपका? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब ये क्या है? अच्छा, यही तो हमको सिद्ध करना था। यहां पर एक चीज भूल गए थे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। हमने रचना किया है, उसके पहले ही हमको एक चीज लिखना था, सिद्ध करना है। तो यहां पर एक हेडिंग देंगे, सिद्ध करना है करके, और क्या लिखेंगे? इसी को लिखना था। ये हमने इसको पहले लिख देना चाहिए था, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। सो आप ये दिया है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है की, और उसके बाद रचना करना है, और उसके बाद उपपत्ति। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिए AC। अब बड़े डायग्राम को देखिए, बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है जो हमारा मेन था उसको ध्यान दीजिए, AC। तो AC तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, AB का वर्ग।
ए बी, ये देखिए ए बी। अब देखिए ए बी अगर इसको मैं न्यून कोण मानता हूं तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ए बी क्या हो जाएगा फिर, आधार का वर्ग, और ये बी सी क्या हो गया, लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये पूरा का पूरा था पाइथागोरस प्रमेय और उसका प्रूफ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है अब, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया गया है, समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दे दिया गया है, और जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम बना लेना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तभी हमको चीजें अच्छा से समझ में आएगा। तो आप क्या करें, एक आप जो है वृत्त बना लीजिए। तो हमने एक वृत्त बना लिया, वृत्त का एक केंद्र बना लेते हैं, दैट इज ओ। इस वृत्त के केंद्र को क्या बोल देते हैं हम लोग, ओ बोल देते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है हमारे पास दो बराबर और समानांतर जीवाएं हैं। तो अगर दो समानांतर जीवाएं खींचना है तो आप एक जीवा इधर बना दीजिए और एक जीवा इधर बना दीजिए। इसको आप बोलिए ए बी और ये वाले जीवा को आप बोल सकते हो सी डी। तो ये दो जीवाएं हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो जीवा है इनकी बीच की दूरी आपको दिया है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं। तो ये जो टोटल दूरी है दिस वन, ये आपका 24 है सेंटीमीटर। कितने हैं, 24 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखें, अब अपन क्या करते हैं, ये तो हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हमको बोला गया है कि त्रिज्या भी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, और ज्ञात क्या करने हैं, जीवा की लंबाई। मतलब आपको या तो ए बी का लंबाई ज्ञात कर लीजिए या तो सी डी का, क्योंकि दोनों जीवाएं तो बराबर हैं। तो आपको कोई एक जीवा का लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे, अब मान लीजिए मुझे ए बी का लंबाई ज्ञात करना है, तो ए बी का लंबाई ज्ञात मैं कैसे कर सकता हूं। तो यहां अपने केंद्र से यहां पर मान लीजिए लंब डाला है, अगर ये हमने लाइन मिला दिया तो हम बोल सकते हैं कि हमने लंब डाला है केंद्र से जीवा पर। तो केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपको प्रमेय पता होना चाहिए। ओके, तो अब अगर कैसे भी करके मैं ए बी, यहां पर मैं कुछ और नाम दे देता हूं, दिस वन इज योर एम, और इस वाले को क्या दे देता हूं, एन। मतलब मैंने क्या किया, केंद्र ओ से सी डी और ए बी पर मैंने लंब डाला है, समझ लीजिए। ओके, सो उस हिसाब से अब मैं ए एम और एम बी या बी एम का मान निकालूं और दोनों को जोड़ दूं तो मेरा ए बी का मान निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इस ए एम के मान को कैसे निकाला जाए। तो इस ए एम के मान को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देते हैं। तो समकोण त्रिभुज की रचना कर देते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि ये हमने जीवा, केंद्र से जीवा पर क्या डाल दिया है, लंब। तो ये आपको कितना डिग्री का हो गया, मान लीजिए 90, और इसको आप मिला दीजिए। तो क्या यही वृत्त की त्रिज्या है, ये जो मैंने खींचा ओ ए, यही वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है। कैसे, वृत्त की त्रिज्या आपका कितना, 20 सेंटीमीटर। तो भाई केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो यही आपका क्या है, त्रिज्या। तो ये हमने डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। तो लिख सकते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है, ओ ए, और उसका लंबाई 20 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या दे दिया गया है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दे दिया गया है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, एम एन। एम एन की बीच की दूरी दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये जो एम एन है, ये जो एम एन है आपका, एम एन किसके किसके बराबर है, ओ एन प्लस ओ एम, इन दोनों के बराबर है, ओ एन एम एम, सॉरी। तो एम एन का जो वैल्यू है वो ओ एन प्लस ओ एम के बराबर है। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि ये दोनों जो जीवाएं हैं वो समानांतर है, तो ये केंद्र से समान दूरी पर भी होंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ओ एन है वो बराबर है ओ एम के। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि वो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि ओ एन के जगह में आप ओ एम रख सकते हो या ओ एम के जगह में ओ एन रख सकते हो।
यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, मुझे OM का वैल्यू चाहिए, मैं इस त्रिभुज को लेके चलने वाला हूं और मैं इसके मान को निकालने वाला हूं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का मान दे दिया है, आधार का मान निकालना है और लंब का मान मैं अगर कैसे भी करके ज्ञात कर पाऊं तो आधार का मान मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, mn इक्वल टू मैं ON के जगह भी क्या लिख देता हूं, OM प्लस OM, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। तो यहीं से mn का वैल्यू कितना है, 24। तो OM और OM क्या हो जाएगा, 2OM, 20 नहीं है ये, 2OM। तो यहीं से अगर मैं OM का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 24/2, दैट इज OM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको OM का वैल्यू मिल गया, OM ये वाला आपका OM, ये आपका कितने हैं, 12 सेंटीमीटर निकल आया। अब अगर आप समकोण त्रिभुज मैं ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेना चाहिए, AMO में या OMA, जैसे भी हो, AMO में, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि मुझे आधार का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, तो ये आपका कर्ण का वर्ग है, तो आप बोल सकते हो OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब OM का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब AM का वर्ग। अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है, AM का। तो AM का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो इस OM को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं। तो कैसे होगा, अब मैं लिखता हूं, AM को मैंने एक ही साइड में रखा, OA पहले से था, ये प्लस में था इसके साथ, तो अगर मैं पक्षांतर कर दिया हूं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में, OM का वर्ग। तो यहीं से मैं इसका वैल्यू रख देता हूं, मेरे पास जिसका वैल्यू है उसको मैं क्या कर देता हूं, रख देता हूं। तो AM का वर्ग बराबर OA आपको क्वेश्चन में दिया गया था 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, और OM माइनस लगाना है आपको, ये क्या हो गया आपका माइनस, तो अपन माइनस करेंगे तो OM का वर्ग, OM कितना लाए हो आप, 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 400 और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, ठीक है, AM का वर्ग। अब फिर से अगला लाइन में आप सॉल्व करेंगे तो 400 में 144 को घटा देंगे तो ये बचेगा 256, लेकिन ये AM का मान नहीं है, AM के वर्ग का मान है। तो चूंकि इधर वर्ग है उसको उस साइड ट्रांसफर करता हूं तो वर्गमूल लग जाता है, तो AM बराबर 256 और इसमें लगाना पड़ेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल 256 का जो मान है वो होता है आपका 16, तो ये आपका हो गया 16 और इसके साथ लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो क्या यही आंसर है, मुझे AM निकालने थोड़ी ना बोला गया था, मुझे तो इस पूरा जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, यहां पर एक प्रमेय भी लिखना पड़ेगा, हम क्या जान रहे हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AM का जो मान है या फिर ये पूरा जो रेडियस का जो मान है, AM को अगर, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि AB का टोटल मान आपको निकालने हैं, तो AB का टोटल मान निकालना है तो वो 2 गुणित AM होगा। कैसे, हमने क्या बोला, ये और ये आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो 2 गुना ही तो हो गया ना। ओके, सो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। सो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो AB का अगर आपको मान निकालना है तो 2 गुणित 16, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो अतः जीवा की लंबाई AB बराबर 32 सेंटीमीटर, और चूंकि दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए CD का भी मान कितना आएगा 32। तो यहां पर ध्यान दीजिए 2-3 प्रमेय हमने यूज किया है, एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने एक वृत्त लिया, वृत्त का केंद्र लिया, दोनों जीवाएं को ले लिए हैं, समानांतर हैं। अब चूंकि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दे दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं, केंद्र O से जीवा पर लंब डाल दिए हैं। जीवा पर लंब डाल दिए तो ये 90 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का रचना है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया था तो ये पूरा समकोण त्रिभुज बन गया।
मुझे जीवा की लंबाई क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं कैसे भी करके ये समकोण त्रिभुज की रचना किया हूं और इतना का मान निकाल दूं और इसी का दोगुना कर दूं तो इस जीवा के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसी को निकालने के लिए पूरा प्रोसेस किया और am का मान आ गया तो मैंने उसका दोगुना कर दिया। क्यों दोगुना कर दिया? क्योंकि ये पूरा जो जीवा था उसको यहां से जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये और ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मैं इसको निकाल लूं और इसी का दोगुना कर दूं तो इस पूरे की लंबाई आ जाएगा। सो होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो पेपर के दृष्टिकोण से अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये वृत्त वाला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है ये प्रमेय और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उस प्रमेय को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। सो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, हर चीज को तो अपन डिटेल में नहीं बता सकते। तो आप जानते हैं स्पर्श का मतलब क्या होता है, जो स्पर्श करते हुए गुजरे। तो यहां पर स्पर्श रेखा का मतलब यह है कि आपके पास कोई एक वृत्त है और उसको टच करते हुए अगर कोई रेखा वहां से गुजर रही है तो उन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखाएं। सो अपन फिर से एक वृत्त बना लेते हैं। पहले तो हमने एक वृत्त बना दिया। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र आप बोल दीजिए क्या है, O है। अब हमको क्या बोला गया है, बाह्य बिंदु लेना है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मतलब हमको दो स्पर्श रेखा खींचने हैं यहां पर। तो एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए कुछ इस प्रकार से और दूसरा स्पर्श रेखा आप फिर से इस साइड पर्टिकुलरली खींच सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से, ये इस टाइप से नहीं जाएगा, है ना। आप ध्यान रखेंगे इसको डायग्राम में बनाते टाइम। ये एक बार ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, तो हम वो ये वाला पॉइंट मान के चल रहे हैं, ये याद रखिएगा, दो बार प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ओके। सो अब इस बाह्य बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए। इस पॉइंट को ये मान लेते हैं, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसको P और यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं इसको Q। तो ये हमने देखा कि एक वृत्त है और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जो कि बाह्य बिंदु से खींचा गया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाले जो स्पर्श रेखा और ये वाले स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। सो सबसे पहले हमको लिख देना चाहिए दिया है। क्या दिया गया है इसी के बारे में लिख देंगे। कैसे, AP तथा AQ बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपको दे दिया गया है। फिर हम दिया है लिखते हैं, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सिद्ध करना है। क्या करने हैं, सिद्ध करना है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, आपका स्पर्श रेखाएं क्या है, AP है और दूसरा स्पर्श रेखाएं क्या है, AQ है। तो इन दोनों को हमको क्या सिद्ध करने हैं, बराबर। ये सिद्ध करना है। अब इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको करना पड़ेगा रचना। तो रचना क्या करेंगे यहां पर, वो ध्यान दीजिए। रचना में हम कुछ नहीं करेंगे, जो वृत्त का केंद्र है उसको आप ये जो स्पर्श बिंदु है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो वृत्त का केंद्र है उनको स्पर्श बिंदु, दोनों स्पर्श बिंदुओं से मिला देते हैं और ये जो आपका बाह्य बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है वहां से भी अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसी को रचना में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, केंद्र O से बिंदु कौन कौन सा, A, P, Q को मिलाया। तो ये हमने रचना किया। अब हमको क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं।
तो अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। ये एक्चुअल में आपका जो ज्योमेट्री है, रेखा गणित है, उसमें जो है ये पैटर्न होता है, इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति में हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में एक त्रिभुज दिख रहा है और नीचे में भी एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, ध्यान दीजिए, OAP बोल सकते हो या OPA। OAP बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। OPA और दूसरा को बोलना पड़ेगा OQA। त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो OP है और OQ है वो बराबर होंगे। क्यों? ये है वृत्त का केंद्र और ये भी परिधि तक ही गया है और ये भी परिधि तक ही गया है। इसका मतलब वो वृत्त की क्या हुआ, त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं कि OP बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है वो तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम बोल सकते हैं OA बराबर OA, क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज जो आप यहां पर नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और वो है यहां पर का कोण 90 होगा और यहां का भी कोण 90 होगा। कैसे? तो हम एक फिर से प्रमेय सिद्ध करके आए हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमने इस बिंदुओं को, जिन बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ये रेखा, उनको हमने स्पर्श बिंदु कहा और हमने केंद्र से होकर मिला दिया, तो ये त्रिज्या कहला रहा है। तो केंद्र से जा रही है और स्पर्श बिंदु पर हम उसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर अगर मिल रही है तो वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। उस हिसाब से ये दोनों के दोनों कोण क्या है आपका, 90 डिग्री है। मतलब आप बोल सकते हो कोण APO बराबर कोण AQO बराबर 90 अंश। और वो जो मैं प्रमेय बता रहा था उस प्रमेय को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आप यहां पर लिख देंगे। अब आप देख रहे हो कि हमने दो भुजाओं को बराबर कर दिया और एक कोण को बराबर कर दिया। तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हो, भुजा कोण भुजा या फिर भुजा भुजा कोण। तो हमने इसको, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अतः हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम है त्रिभुज OQA के। तो हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह दिया। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सारे अंग समान, प्रत्येक भुजाएं जो है संगत भुजाएं वो क्या होती हैं, बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि AP बराबर AQ, तो क्या यह सत्य होगा? यस। क्यों? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो हमारा क्या बोलना पड़ेगा यहां, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं इसलिए बराबर होगा। और इसी को आप अगर अच्छे से नोटिस करेंगे तो यही तो है वो स्पर्श रेखा की लंबाइयां। तो रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, आपके जो लगातार 4 क्वेश्चन थे असाइनमेंट के इस मंथ के, वो चारों के चारों क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन बताए हैं, जिसमें से हमने 3 प्रमेय देखा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तीनों प्रमेय। पेपर में उनमें से कोई एक, मिनिमम में एक आ सकता है और मैक्सिमम में तो तीनों के तीनों को भी पूछा जा सकता है। सो उसको बहुत अच्छे से बार बार देखें और अच्छे से समझने का कोशिश करें। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज्यामिति रचना का है और आपको परिगत वृत्त की रचना करनी है। अब चूंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्केल डिवाइडर और बहुत अच्छे तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ने वाले हैं, जो कि मैं बोर्ड में अगर आपको बताया तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि वो क्वेश्चन मैं इस असाइनमेंट का जो वीडियो है इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा। बाद में अलग से हम उस चैप्टर का जब वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। सो
क्योंकि यहाँ पर उसको बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो इसलिए मैं बोर्ड पर तो नहीं बता सकता, तो मैं उसको कॉपी में समझाना पड़ेगा ताकि मैं सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से यूज़ करके आपको दिखा सकूं। सो अभी वो संभव नहीं है, तो आप 4 क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन मेरे से लीजिए आज और अच्छे से अच्छे सीखिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे कहा था कि मैं असाइनमेंट आपका सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया हूँ, मैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने के लिए इसका आंसर बनाया हुआ हूँ। सो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपका पहला चैप्टर बहुपद का पूरा सीरीज उसमें डाला हुआ है, उसके बाद त्रिकोणमिति का पूरा सीरीज डाला हुआ है। इंग्लिश का अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वोकैबुलरी, तो आपको वर्ब ऑफ द डे एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगा, उसको भी जरूर देखें। अगेन बोलना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।